This is NDTV, and you're watching NDTV Profit. नमस्कार, मनी मंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी और आज हम बात करेंगे मेरा गांव मेरा मार्केट। जी हां, दुनिया भर की बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो हिंदुस्तान के रूरल मार्केट पर नज़र लगाए हुए हैं कि किस तरह से 70% लोग हिंदुस्तान के जो इस समय हमारे ग्रामीण इलाकों में रहते हैं वो एक बहुत बड़ा बाज़ार है जो कि यूरोप और बड़े बड़े जो कॉन्टिनेंट्स हैं उससे भी ज़्यादा वहाँ पर है। लेकिन दूसरी ओर पिछले दिनों में जितनी भी स्टडीज़ आई हैं, चाहे वो हमारे हिंदुस्तान में प्लानिंग कमीशन की स्टडीज़ हों और चाहे वो सोनिया गांधी की सहायता करने वाली नेशनल एडवाइजरी कमेटी काउंसिल के लोग हों, उनका ये कहना है कि हिंदुस्तान के गाँवों में सिर्फ 3 तरह के लोग रहते हैं, पुअर, पुअरर और पुअरेस्ट। और इसी के हिसाब से देश की जो नीतियां जो हैं, वेलफेयर जो नीतियां जो हैं वो हमारे यहाँ पर बन रही हैं। तो सच्चाई कहाँ पर है और कैसे हम इन करोड़ों लोगों तक पहुँच सकते हैं, कैसे हम इन करोड़ों लोगों को नए रोज़गार मुहैया करा सकते हैं और कैसे इन करोड़ों लोगों का जो मार्केट है उसको हिंदुस्तान टैप कर सकता है। इस पर बात करने के लिए 3 खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं और तीनों ही हिंदुस्तान के ग्रामीण इलाके में काम करते हैं। प्रदीश कश्यप साहब हमारे साथ में हैं जो कि CEO हैं मार्ट के और जिन्होंने कई एजेंसीज इस तरह की हैं वो शुरुआत उन्होंने की है। अरविंद मलिक यहाँ पर हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं उद्योगिनी संस्था के और हज़ारों महिलाओं के साथ में वो खासकर काम करते हैं ग्रामीण इलाकों में। और हमारे पुणे स्टूडियो में हमारे साथ में है प्रदीप लोखंडे जो कि फाउंडर हैं रूरल रिलेशंस के। तो मेरा गांव मेरा मार्केट, सबसे पहले आपको ये बता दें कि इस समय जो मार्केट वाले लोग हैं वो हिंदुस्तान को कैसे देखते हैं। वो ऐसे देखते हैं कि FMCG का जो मार्केट है रूरल एरियाज़ में वो 65,000 करोड़ का है, ड्यूरेबल गुड्स का जो मार्केट है वो 5,000 करोड़ का है और एग्रीकल्चर इनपुट्स का जो मार्केट है जिसमें खाद आती है, ट्रैक्टर आता है, इम्प्लीमेंट्स आते हैं एग्रीकल्चर, वो 45,000 करोड़ का है और 2 या 4 व्हीलर जो हैं वो कोई 8,000 करोड़ का मार्केट इस समय हिंदुस्तान में है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें तो हम ये पाते हैं कि इस समय हिंदुस्तान में 26 अफ्रीकी देशों से ज़्यादा गरीब लोग जो हैं वो इन इलाकों में रहते हैं और जिनकी संख्या जो है उसके ऊपर विवाद है, लेकिन हम आराम से ये कह सकते हैं कि कम से कम 30 से 40 करोड़ के बीच में है। तो साहब, सच्चाई क्या है? आपने कई साल कई दशक गुजार दिए इस मामले में, क्या सच्चाई है और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं इस मामले में? पहले तो पंकज जी जो आपने ये आंकड़े पढ़े हैं वो हमारी ही रिपोर्ट से हैं। देखिए, हिंदुस्तान एक बड़ा अजीब गरीब देश है जिसमें कि जो भी हम बात करें वो सच भी है गलत भी है। तो ये तो सच है कि आज की डेट में जो हमारे गांव का मार्केट है वो बहुत तेज़ी से बढ़े जा रहा है और जिस हिसाब से प्रॉस्पेरिटी अब हमारे गांव में आ रही है पिछले 20-30 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ। तो एक तरफ तो वो है और दूसरी तरफ ये है जो गरीबी है, क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है तो उस हिसाब से नेचुरली गरीब पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि जितना बड़ा मिडिल क्लास अर्बन एरियाज़ में है 20 करोड़ का, उतना ही बड़ा मिडिल क्लास आज की डेट में रूरल मार्केट में है। जितने ग्रेजुएट अर्बन एरियाज़ में हैं उतने ही ग्रेजुएट रूरल में हैं, लेकिन नेचुरली संख्या ज़्यादा है क्योंकि तो नहीं परसेंटेजेस कम है लेकिन क्योंकि गांव की आबादी 3 गुना है शहरी आबादी से, तो इसलिए नेचुरली जब आप 3 गुने बड़ी मार्केट को कंपेयर करेंगे तो उसमें अगर कम भी परसेंटेज होंगे तो वो नंबर जो हैं वो बराबर बैठ जाते हैं। बिल्कुल। तो अपने आप में एक नया हिंदुस्तान जो है वो खड़ा हो रहा है। 20% अगर आपने कहा कि 20 करोड़ के आसपास मिडिल क्लास जो है गांव में पैदा हो गया है तो वो एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपको क्या लगता है, जब सरकारी आंकड़े ये आते हैं कि हमें 150 डिस्ट्रिक्ट्स में लोगों को खाना जो है, राइट टू फूड की जो हम बात कर रहे हैं वो फ्री देना चाहिए, राइट टू एजुकेशन जो है वो फ्री देना चाहिए, NREGA जो है वो शुरुआत 100 डिस्ट्रिक्ट से हुई, अब वो सारे डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच गई है। तो क्या यहाँ पर हम लोग ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि गरीबी को एक तरफ सरकारी
टारगेट बना रहे हैं वेलफेयर जो कल्याण की योजनाएं हैं उनके लिए, और दूसरी ओर उसी गरीब से जो है वो जाके हम सोचते हैं कि जब सरकारी वहाँ पर पैसा पहुँच जाएगा तो वो माल भी खरीदेगा तो माल भी बेचो। क्या ये एक तस्वीर है? अब ये राजनीति किस तरीके से इसमें है वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन मेरे को ये लगता है कि बहुत ज़्यादा चेंज आया नहीं है। जो अगर पिछले दशक का देखें कि किस तरीके से विकास हुआ है, तो गांव में आप नहीं देखेंगे कि बहुत ज़्यादा उसमें फेरबदल आया है। बात यह है कि किस तरीके से हम उस बाज़ार को देख रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज वो उसको देखती हैं कि भाई ठीक है, इनको अगर ये वाली क्रीम बेचनी है तो ठीक है, आप ये क्रीम उनको बेचिए, ठीक है, लेकिन कोई ये नहीं देख रहा है कि उनकी एक्चुअली नीड क्या है। तो नीड बेस्ड जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत सारी कंपनीज नहीं कर रहे हैं उस तरीके का कोई उनका, ये एक तरह से माइंडसेट शिफ्ट की बात है जो वो लोग नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं बताऊंगा कि एक IIM अहमदाबाद के एक हैं जो उधर से निकले, उन्होंने अपना मैनेजमेंट किया और उसके बाद वो उन्होंने देखा कि भाई मेरे को एक्चुअली लोगों की नीड को देखना है और उस पर कुछ करना है, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि सोलर इलेक्ट्रिसिटी का नीड है लोगों का, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है नहीं। लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे कि सोलर में जो बिकता है कि आप 4 ट्यूब लीजिए, ये बल्ब लीजिए, वो सारा जो किट है आप उसको लीजिए, चाहे आपको 4 ट्यूब चाहिए या नहीं चाहिए, 2 चाहिए या 1 बल्ब ही चाहिए आपको, उसको कोई नहीं, आप पूरा किट उनको देंगे, पैकेज दीजिए, क्योंकि उसमें कंपनी का फ़ायदा है और वहाँ पे वो अपना कर बेचना चाहते हैं। लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि अगर किसी किसान को उनको 2 लाइट चाहिए, 2 ही लाइट को आप दीजिए उसको, आप 4 क्यों दे रहे हैं? जरूरत किस बात की है? जरूरत किस बात की है? ये इस पे हिंदुस्तान में अगर इस समय देखें तो गांव का आदमी जो है वो अपना 5 से 5.5% पैसा जो उसका खर्च होता है वो उसके मेडिकल पे होता है, और उसके लिए काम जो है वो वहाँ ज़्यादा होना चाहिए, उसको मुहैया होना चाहिए मेडिकल सर्विसेज, लेकिन वो नहीं हो पाती हैं। लेकिन सही बात आपने कही कि कंपनियां जो बड़ी हैं, खासकर FMCG कंपनी, उन्होंने टारगेट किया हुआ है। अगर हम देखें पेनिट्रेशन इस समय, तो DTH डायरेक्ट टू होम टेलीविज़न जो सर्विस है जिसके ज़रिए आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, वो इस समय हमारे गांवों में ज़्यादा है और शहरों में कम है। शहरों में केबल जो है वो उसके साथ में काम करता है, लोग केबल ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर हम देखें इस समय तो 55% हिंदुस्तान में जो मोटरसाइकिल हैं वो गांवों में ख़रीदी जाती हैं। 60% के आसपास जो शैम्पू है वो गांवों में ख़रीदा जाता है। 55% के आसपास जो टूथपेस्ट है वो गाँवों में ख़रीदा जाता है। तो कंपनियां जो हैं वो टारगेटिंग उनकी जो है वो गांवों पर है, और नीड उनकी क्या है ये हमको NSE के लोग बताते हैं। जब मैंने कहा कि पुअरर और पुअरेस्ट 3 ही सिर्फ गांवों में हमारे में वो हैं, तो क्या हम, ये ऐसा तो नहीं है कि बहुत ही छोटे, लोखंडे साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक बहुत ही छोटा एक परसेंटेज है, उसके पीछे सारी की सारी कंपनी, चाहे वो आपकी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज हो और सोनी हो और सैमसंग हो, इलेक्ट्रोलक्स हो और रेफ्रिजरेटर बनाने वाली कंपनी हो, वो उस छोटे से परसेंटेज के पीछे भाग रहे हैं जो कि उन्हें ज़रूरत है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। और यह आपको लगता है कि ज़रूरत है भाई कि गांव के आदमी को भी चाहिए कि एक उसके पास में वॉशिंग मशीन होनी चाहिए ताकि वो कपड़े धोए वॉशिंग मशीन से और जाके खेत में काम करे? नहीं, मैं आपका पहले 2 इसके आंसर देना चाहूँगा। जो आपने कहा कि 40 करोड़ जो आबादी हो BPL है, तो मुझे लगता है वो 15 से 20% है, उससे ज़्यादा नहीं है। और दूसरी जो बात आपने कही कि जो 150 जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ बहुत ही हालत ख़राब है, बट मेरा कहना है कि जो 450 बचे हुए डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की हालत काफ़ी अच्छी है। और तीसरी जो बात है आपने जो अभी पूछा, ये सिर्फ आप एक तरफ से हम बात कर रहे हैं कि कंपनियां सब चीज़ों को पुश कर रही है, बट हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि देयर इज़ अ ब्रांड पुल ऑल्सो। गाँव वाला भी सब चीज़ें चाहता है, वो भी चाहता है कि उसके बाल अच्छा रहे, वो भी चाहता है कि गोरा दिखे, वो भी चाहता है कि मैं अच्छा कपड़ा पहनूं, वो भी चाहता है कि मैं अच्छे शूज पहनूं, वो भी चाहता है कि मैं अच्छा एजुकेशन ले लूं, वो भी चाहता है कि मुझे, तो ये सब चीज़ें उसे भी चाहिए। सो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हुआ है पिछले 15-17 साल में कि देयर इज़ अ ब्रांड पुश एंड देयर इज़ अ ब्रांड पुल ऑल्सो, इसलिए सब जगह पहुँच गया है। इसका मतलब नहीं है कि हर कंपनी हर गाँव तक पहुँच रही है।
ये जो कॉम्बिनेशन बना है इसकी वजह से ये काफ़ी अच्छा हर गांव तक पहुंच गया है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि आप किसी भी 65 लाख शॉप्स में गाँव के जाइएगा, आपको 5 प्रोडक्ट आपको मिलेंगे ही, जिसमें लाइफ बॉय होगा, जिसमें पैराशूट होगा, जिसमें कोलगेट होगा, जिसमें शायद टाटा सॉल्ट होगा। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पहुँचती है, उसके लिए कंपनी कोई ज़्यादा पुश नहीं करती है, वो तो ब्रांड पुल है, चाहते हैं वो लोग, अभी उनको भी अभी वैल्यू फॉर मनी चाहिए, वो भी चाहता है कि जो मैं पैसे खर्चा कर रहा हूँ उसका मुझे अच्छा प्रोडक्ट मिलना चाहिए जी। और दूसरी मैं एक बात बताना चाहता हूँ इसमें, अगर नरेगा पे एक फैमिली के 2 लोग अगर काम करते हैं तो दे कैन सेव मनी। तो इफ दे कैन सेव मनी, अगर वो बचा सकते हैं पैसा तो वो खर्चा भी करेंगे। तो इस चीज़ को अब हम रोक नहीं सकते। वो भी जहाँ जैसे एजुकेशन और ऑल थैंक्स टू कम्युनिकेशन वो उनके तक पहुँच गया है, तो वो सब चीज़ें उनको चाहिए जो उनके काउंटर पार्ट को शहर में चाहिए। जी बिल्कुल नहीं, उसमें दो राय नहीं है। जब तक कि लोगों में एस्पिरेशन नहीं होगी वो चीज़ें नहीं चाहेंगे और चीज़ें, लेकिन पुश और पुल की जहाँ तक बात है उसमें यह है कि पुश तो शाहरुख खान साहब करते हैं वाइटनिंग क्रीम, ठीक है। पुल होना चाहिए, वो इसके लिए होना चाहिए कि आपकी सड़क जो है वो बेहतर हो, या आपने जो बात की बिजली जो है उसके वो बेहतर हो। अगर हम इस समय आंकड़े उठा के देखते हैं अपने मुल्क में, तो सिर्फ मकानों के अगर हम आंकड़े उठा के देख लें, बहुत ज़्यादा मैं आंकड़ेबाजी करना इसमें चाहता नहीं हूँ, तो इस समय हालात ये हैं कि 36% सिर्फ मकान जो है रूरल बिहार में वो पक्के हैं, 52% उत्तर प्रदेश में पक्के हैं। पंजाब को उठा लें तो वहाँ पर कोई 93% हैं और 83% जो है हरियाणा में वो पक्के हैं। तो क्या प्रायोरिटीज़ हमारी गलत नहीं है? जो पक्के मकान में आदमी रह नहीं रहा है उस तक हम पहुँचाना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। इलेक्ट्रिफिकेशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी आंकड़े जो हैं वो ऐसे ही नज़र आते हैं कि जो प्राइमरी सोर्स जो है एनर्जी का, वो अगर आप उठा के देखें तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि कितने गांव में कम से कम जो है वो अभी भी आंध्र प्रदेश में 24% घर जो हैं वो लकड़ी जला करके काम चलाते हैं। आंध्र प्रदेश जो कि बहुत अमीर वो है, फायरवुड और चिप्स जिसे कहते हैं वो उसमें है, और बाकी में तो और भी बुरा हाल है। ये बहुत बड़ा, क्या आपको लगता है मिथ्या नहीं है कि साहब बहुत ज़्यादा जो है बड़ा मार्केट है वहाँ पर, कि यहाँ पर जाकर के आप वॉशिंग मशीन भी बेच दीजिए, यहाँ पर जो काम की चीज़ें हैं वो तो बिकेंगी। मोटरसाइकिल बिकेगी, गांव की रोड ख़राब है तो लोग मोटरसाइकिल चलाएंगे, वहाँ पर कार नहीं चलेगी और ना स्कूटर चलेगा। नीड बेस्ड क्या आपको लगता है मार्केटिंग जो है वो इस समय ज़रूरी है? देखिए, पहली बात तो है कि जो आप आंकड़े दे रहे हैं ये पता नहीं कब के हैं। ये 2007 की साहब मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं है, लेकिन NSSO के आंकड़े हैं ये। हाँ, 64th राउंड के। हाँ, लेकिन ये जो हैं ये जब तक प्रिंट होते हैं, पब्लिश होते हैं तो ये बहुत पुराने हो जाते हैं। आज की डेट में पक्के मकान जो हैं वो 50% से ज़्यादा हैं हमारे देश में। अगर आप सड़क की बात करें तो पहले 50 साल में आज़ादी के बाद हमारे 50% गाँव सड़क से जुड़े। अगले 10 साल में 30% और गांव जुड़ जाएंगे, जुड़ गए, हो चुके पिछले 10 साल 2000 से 2010 तक। हाँ। राइट। और ये जो गांव जुड़े हैं ये सबसे छोटे गांव हैं, क्योंकि पहले 50 साल में बड़े गांव जुड़े। तो जो हमने 10 साल में अचीव किया है वो पिछले 50 साल के मुकाबले 10 गुना बेटर परफॉर्मेंस है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे गाँव में जाके किया। और जो आपने मोटरसाइकिल की बात करी उसका जो लॉजिक है वो बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि अब सड़क आ गई गांव में, इसलिए मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं। अगर आप हीरो होंडा से बात कर रहे हैं, जिनको कि मैं राय देता हूं, मैं उनके कंसल्टेंट रह चुका हूं, तो इस वजह से। दूसरी बात यह है कि गांव में जिस स्पीड से पैसा आ रहा है, आज से कुछ साल पहले गांव की जो टोटल इनकम थी वो रूरल एरियाज़ की केवल 25% थी हमारे पूरे देश की, अब वो है 50% से बढ़ चुकी है। तो जिस हिसाब से प्रॉस्पेरिटी आई है हमारे गांव में, रूरल इंडिया में, जब अमेरिका का गोल्ड रश हुआ तब भी इतनी फास्ट प्रॉस्पेरिटी नहीं आई है। यही वजह है आज कि गांव में जितने भी आपने आंकड़े पढ़े कि 50% ये और 60% शैम्पू, ये हो रहा है वजह से। हाँ, और मैं आपको एक और बहुत अच्छी बात इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि हमने पिछले साल जब ये इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ, ग्लोबल स्लो डाउन हुआ, तो हमारी कंपनी ने, जो कि इंडिया की सबसे लीडिंग रूरल कंसल्टेंसी है, तो हमने एक स्टडी किया और उसमें ये देखा कि इकोनॉमिक स्लो डाउन का रूरल पे क्या इम्पैक्ट हुआ। और आप बिलीव नहीं करेंगे, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि अर्बन में जो है सब स्टॉक मार्केट में वो कनेक्टेड ही नहीं है ग्लोबल इकोनॉमी से, तो उनका क्या लेना देना, वो बैंक में जाते नहीं है, काम करते नहीं है, वो ठीक नहीं, और वो शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाते हैं,
वो हाउसिंग में स्पेकुलेशन नहीं करते हैं, ठीक है, तो उनको कोई असर नहीं हुआ। और हमारी जो ओवरऑल इकोनॉमी 8.5% 9% ग्रो करी है, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट उससे बात करें तो वो आपको बताएंगे केवल क्योंकि हमारी गांव की जो डिमांड है वो स्टेबल रही। अभी इस बारे में बात बताता हूँ, और दूसरा इसका जो पहलू जो है उसके बारे में बात करेंगे कि क्या वास्तव में उस मुल्क में जहाँ पर हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जिसमें कि अभी भी ये भी बात करेंगे कि जो आधे के करीबन लोग जो हैं जो उससे अपना जीवन यापन करते हैं, जब वो 2.5% की रफ्तार पर बढ़ रहा है और बाकी जो अर्थव्यवस्था है वो 9% की रफ्तार पर बढ़ रही है, तो क्या ये लोग बिल्कुल उससे अछूते हैं? कुछ देर में फिर हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं मनी मंत्र। आज हम बात कर रहे हैं मेरा गाँव मेरा मार्केट। मनी मंत्र में आज हम बात कर रहे हैं रूरल मार्केटिंग के बारे में कि कैसे हिंदुस्तान का गांव जो है वो एक बड़े मार्केट की तरह सामने उभर कर आ रहा है। लेकिन हिंदुस्तान का गांव बड़े मार्केट की तरह कैसे सामने उभर के आ सकता है? क्योंकि इस समय अगर हम देखें, जो ताज़ा आंकड़े बता रहा हूँ मैं NSSO के, मेरे आंकड़े नहीं हैं ये, और किसी और बैंक के भी आंकड़े नहीं हैं, कि इस समय रूरल इलाकों में पर हर एक महीने में जो लोगों का खर्चा है वो सिर्फ 772 रुपये, जिसमें कि वो देखा जाए तो 404 रुपये यानी आधे से भी ज़्यादा जो है वो खाने की चीज़ों पे खर्च कर देते हैं, 60%। बिल्कुल। और अर्बन एरियाज़ में देखा जाए तो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई 1472 रुपये आता है, और उसमें से वो 582 रुपये जो है वो खर्च कर देते हैं खाने के ऊपर। तो रूरल इलाकों में 52% आपका जो खर्चा है वो खाने पे होता है, और शहरी इलाकों में 39% खर्चा जो है वो खाने पे होता है। अब इसमें देखा जाए तो बड़ी चीज़ें अगर आप उठा के देख लें तो गुड्स एंटरटेनमेंट जिसकी हम बात करते हैं 44 रुपये खर्च करते हैं, ड्यूरेबल गुड्स पे 28 रुपये एक महीने में खर्च करते हैं लोग, क्लोथिंग फुटवेयर जूते चप्पल कपड़े के ऊपर 56 रुपये खर्च करते हैं गांव के लोग जो हैं। तो जब खर्चा ही इतना नहीं है तो आदमी, आपसे मैं पूछता हूँ कि वो नंगा जो है वो धोएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? तो क्या ये सिर्फ कुछ ही इलाकों की वो है कि जहां पर प्रॉस्पेरिटी है? जैसे कि आप नासिक चले जाइए, आप कोल्हापुर चले जाइए, आप इंदौर चले जाइए, आप लुधियाना चले जाइए, वहां के जो इलाके हैं वो प्रॉस्परस हैं, वहां पर लोग मर्सिडीज कार भी खरीद रहे हैं और सबकी नजरें वहां लगी। बिल्कुल, देखिए प्रॉस्पेरिटी आई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वही है कि जो पिछड़े हुए स्टेट हैं, जहाँ पे एजुकेशन कम है, जहाँ पे साधन कम है, ऑलरेडी डेवलप्ड नहीं है, तो वो इस पूरे जो इकोनॉमिक बूम जिसकी हम बात कर रहे हैं इसका वो फ़ायदा उतना अच्छा उठा भी नहीं पाएंगे। ये भी बात है, क्योंकि एजुकेशन नहीं है, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो जो आपके जो स्टेट हैं जो ज़्यादा अग्रणी है वो लेके जाएंगे उसको। तो अब बात यही है, लेकिन ये भी सच है कि कंज्यूमरिज्म, जो कंज्यूमर जो प्रोडक्ट के पीछे जो एक दौड़ है वो सभी का मन करता है कि वो नई चीज़ें खरीदे। अब जैसे मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन आप देखेंगे कि वो पिछड़े गांव में भी पहुंच गया। उसका फायदा ये है कि मैंने बाकायदा उत्तराखंड में देखा कि लड़का जो है वो भैंस चरा रहा था गांव के जंगल के अंदर, और मोबाइल फोन उसके पास में था, उसकी भैंस कभी नहीं खोएगी। बिल्कुल, उसका फायदा है। लेकिन आप ये भी देखेंगे कि देखिए रूरल में इनकम जो है वो सीजनल है, तो सीजनल इनकम आएगी और वो उसको खर्च करते हैं, क्योंकि सेविंग उतना उनके उसमें नहीं है और उतना प्लान नहीं जाते हैं, तो और उसके बाद फिर वो उधार ले लेंगे उतना ही, तो फिर वो चक्र जो है वो चलता रहता है उनका। ये बड़ी समस्या है। यहाँ पर मैं आपसे बस ये पूछना चाहूँगा, अगर हम हिंदुस्तान का नक्शा उठा के देखते हैं तो इस समय 20% से कम शहरी पॉपुलेशन वाले जो राज्य हैं वो हैं उड़ीसा, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, और सारे के सारे जो 7 हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वो हैं। 20 से लेकर के 39% जहाँ पर शहरीकरण हो गया है वो राज्य आपके सारे ये आते हैं। पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला। सिर्फ 3 बड़े राज्य हैं जहाँ पर शहरीकरण जो है वो 40 से 70% के बीच में है, और वो है गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो इससे आपको ये नहीं लगता कि इससे अगर मार्केट जो है वो तो भाई पानी तो वहीं जाएगा जहाँ पर ढलाव होगा, मार्केट तो सारा इन्हीं राज्यों में जाएगा जहाँ पर माल है, जहाँ पर लोग खरीद सकते हैं।
तो जिस हम एक असंतुलन की बात करते हैं, मार्केट उस असंतुलन को बढ़ाएगा हमारे मुल्क में, देखिए या मार्केट बढ़ा रहा है? मार्केट तो आपकी पॉलिसीज़ का रिज़ल्ट है। तो जिन स्टेट्स में पॉलिसीज़ प्रोग्रेसिव रही हैं, वही स्टेट जैसे महाराष्ट्र है, पंजाब है, हरियाणा है, एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग रही हैं। सारा शुगर बेल्ट जो है महाराष्ट्र में है या वेस्टर्न यूपी में है, तो ये सबसे आगे प्रॉस्पर कर रहे हैं। जिन स्टेट्स में कुछ भी काम नहीं हुआ, उड़ीसा है, बिहार है, ये सब बीमारू स्टेट्स जो हैं, तो उन स्टेट्स में जब पॉलिसी ही नहीं रही है कि आप एग्रीकल्चर को बढ़ावा दें या आप इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे पहले लगाएं, तो नेचुरली वो स्टेट्स तो पिछड़े रहेंगे ही। और यही वजह है कि वो आज भी पिछड़े हैं। लेकिन अब आप आज की डेट में बिहार को देखिए, तो बिहार में बहुत चेंजेस आ गए। बिहार में 12% ग्रोथ हो रही है, क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ के जो आंकड़े इतने खराब थे। वो तो है। देखिए जब बेस बहुत छोटा होगा तो उस पर 12% जो है बहुत इंप्रेसिव नहीं है। लेकिन आज से पहले 12% क्या 1.2% भी नहीं हुआ कभी। तो उसको एक कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। तो धीरे धीरे ये स्टेट्स भी जहाँ पे प्रोग्रेसिवली आप पहले इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि प्रॉस्पेरिटी आना शुरू होगा। जी बिल्कुल। यहाँ पर लोखंडे साहब, आप ये बात मानेंगे कि गांव में भी पहले जो आपने बात कही, पहले शहरों में ये होता था कि अमीर आदमी ज़्यादा अमीर होता था और गरीब आदमी ज़्यादा गरीब होता था। अब गांवों में भी स्थिति वो हो गई है कि नए आर्थिक नीतियों की वजह से जो अमीर आदमी गांव का है वो ज़्यादा अमीर हो रहा है, गरीब आदमी जो है या तो वहीं पर है या और गरीब हो रहा है। नहीं, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता हूँ। मैं ये कहता हूँ हमेशा कि अभी देखिए, पिछले अगर 10-15 साल में आप देखिएगा, कोई भी क्रॉप मुझे बता दीजिएगा कि वो कैश क्रॉप नहीं है। पहले हम कहा करते थे कि जो क्रॉप है वो 3-4 क्रॉप थे, वही सिर्फ हम कहते थे कि कैश क्रॉप है। आप कोई भी क्रॉप लीजिएगा वो कैश क्रॉप हो गया है। इसका मतलब अल्टीमेटली फार्मर के पास वो पैसा जा रहा है। तो वो अगर फार्मर के पास पैसा जाता है तो वो तो खर्चा करेगा ही। दूसरी बात वो इसमें अच्छी हो रही है इंडिया में, गाँव में मैं आपको स्पेसिफिकली बताना चाहता हूँ कि जो यूथ है उसे समझ में आ गया है अभी कि मुझे अभी गवर्नमेंट में जॉब नहीं है, मुझे आगे चल के मुझे खेती करनी है। तो वो बहुत सारे जो युवक है, बहुत सारे जो यूथ है, वो अपने खेत पे जाके बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव फार्मिंग कर रहे हैं। और प्रोग्रेसिव फार्मिंग में ये एडवांटेज है कि वो सिर्फ एक टाइप की खेती नहीं करता है, उसके काफ़ी सारे बाय प्रोडक्ट लेता है, जो नए टेक्निक से उसको यूज करता है। मैं एक एग्जीबिशन में हम पार्टिसिपेट करते हैं, जिसका किसान नाम है एग्जीबिशन का। वहाँ 1 लाख फार्मर आते हैं पूरे इंडिया से, और जो 50 रुपये दे के उसको देखते हैं। और उसमें उसका जो मेरे पास डेटा है आपको मैं बता देता हूँ, 60% से ज़्यादा जो वहाँ जो यूथ आते हैं वो ग्रेजुएट से और खेती करना चाहते हैं। तो वो चेंज आ रहा है इंडिया में, और उसी वजह से आपको दिखाई दे रहा है कि उसके हाथ में पैसा है, वो प्रॉस्पेरिटी है। एंड इट इज़ लाइक कि वो एक के पास आ गया तो ही इज़ बिकम अ रोल मॉडल, तो दूसरे भी देखते हैं कि मैं भी ऐसे कर सकता हूं। तो काफ़ी सारी चीज़ें अभी अवेलेबल हुई है। और एक हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम हमेशा कंपेयर करते हैं हर चीज़ की डेवलप्ड कंट्री के साथ। वी आर बेसिकली अ डेवलपिंग कंट्री। और अगर आप देखा जाए तो ये 93 के बाद सब चेंजेस आए हैं। तो अगर मोटा मोटा देखें तो हम 17 साल के सिर्फ अभी, और टाइम लगेगा उसको, जो हमको सब चीज चाहिए वहां जाने के लिए। जी 17 साल अगर आप देखो, लेकिन 93 में लोखंडे साहब, 93 में हमारे गांव में लोगों का पर कैपिटा खर्चा तो 286 रुपये होता था, और बढ़ करके अब वो 763 हो गया है। तीन गुना बढ़ गया है, इसमें दो राय नहीं है, 93 से लेकर के अब तक। लेकिन 763 में भी मैं ये कह रहा हूं कि आप क्या खाएंगे और क्या पिएंगे उस मुल्क में कि 40 रुपए किलो चीनी मिल रही है। बात, बट ये जो आंकड़ा है वो स्प्रेड किया गया है सभी नंबर के ऊपर। मैं जैसे हम अभी बात कर रहे थे, देयर आर फ्यू स्टेट्स, उनकी वजह से ये सब हो रहा है। बट इफ यू टेक महाराष्ट्र और इवन सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, आप देखिए कितना चेंज आया। गो टू रतलाम, यू गो टू उज्जैन, इस डिस्ट्रिक्ट में आप जाइएगा, फार्मर के पास पैसा है। गुजरात तो छोड़िए, हर जगह है, हर जगह है। सो ये चेंज आ रहा है। उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा ईस्टर्न यूपी छोड़ दीजिएगा, पूरा उत्तर प्रदेश बाकी प्रॉस्पेरिटी अच्छी आ रही है। अभी डार्कर साइड डेफिनेटली है। मैं हमेशा कह रहा हूं कि डेवलपिंग कंट्री के जो डिसएडवांटेजेस होते हैं वो हमको है उसके साथ। बट ओवरऑल आप देखा जाए तो ऑल थैंक्स टू कम्युनिकेशन, ऑल थैंक्स टू एजुकेशन, वो समझ आ गई है उसमें। वो चाहता है, अभी वो करना चाहता है नया प्रोग्रेसिव फार्मिंग, वो चाहता है उसके साथ साथ कुछ बाय प्रोडक्ट करे, उसके साथ साथ कोई नया टेक्निक यूज करे, और वो काफी बड़े पैमाने पे हो रहा है। ओनली यू कैन नॉट से कि हर टाइम हम उठते हैं और पंजाब और हरियाणा की बात लेते हैं, वो सब जगह होने लगा है अभी।
जैसे आपने नासिक का नाम लिया, वैसे सांगली में आप आइएगा, वहां का ग्रेप्स देखिएगा। अब लंदन मार्केट में आप जाते हो तो वहां का ग्रेप आपको वहां दिखाई देगा। अगर लंदन मार्केट में ये ग्रेप जाता है 114 रुपए किलो मिलती है। नहीं, इसमें पंकज मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा आपके लिए, 1 मिनट के लिए। मैं डेविल्स एडवोकेट है कि मुझे लगता है कि इस सबसे जो है जाहिर है प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, लोगों को पैसा ज़्यादा मिल रहा है और उसमें सरकार का भी बहुत बड़ा हाथ है। 60,000 करोड़ का जो सरकार ने पिछले चुनाव से पहले जो कर्ज माफ किया किसानों का, वो कहाँ गया? वो यहीं पर गया। हाँ। NREGA में आप 40,000 करोड़ दे रहे हैं, से तो वो भी वहीं जा रहा है। इतनी तेजी आ रही है, इतना डिमांड बढ़ रहा है, क्योंकि ये 100,000 करोड़ रुपया जो है वो उस इकोनॉमी में आ गया। और जहाँ तक आप ये पर कैपिटा कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, मैं आपसे ये बताऊं कि अगर सबसे डेवलप स्टेट्स आप लें, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, तो इनका गांव में जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो हिंदुस्तान के अर्बन एरियाज़ के पर कैपिटा कंजम्पशन के बराबर है। तो इसलिए जो प्रदीप भी बोल रहे हैं कि धीरे धीरे सब स्टेट्स उस तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी बात कि आज की डेट में एजुकेशन पे इतना भारी जोर आ गया है गांव में कि जो यूथ हैं वो सब अब जो चाहते हैं कि हम कॉलेज में पढ़ें। किसी भी आप गांव की महिला से बात करिए कि आपकी अगर एक विश आपको अगर दी जाए तो आप क्या चाहेंगी? वो है मेरी बेटी की एजुकेशन, वो हायर एजुकेशन। वो इसलिए कि वो ये चाहते हैं कि बच्चे जो हैं एग्रीकल्चर से निकल जाएं। एग्रीकल्चर क्योंकि वायबल एग्रीकल्चर नहीं है, बिल्कुल वायबल नहीं रहा है। हमारे एग्रीकल्चर में 100 मिलियन एक्सेस लोग हैं इस टाइम पे, 260 मिलियन लोग हैं जो एग्रीकल्चर में, और प्रोडक्टिविटी इसलिए बहुत लो है। हमारी प्रोडक्टिविटी चाइना के मुताबिक सिर्फ 25% है। बिल्कुल उनकी 6 गुना ज़्यादा राइस मिनिमम 4 गुना है, 4 से 6 गुना। और उसकी वजह यही है कि हमारे सब परिवार के लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर, फिर वो लैंड जो है वो बढ़ता जा रहा है, छोटा हो रहा है, वो कटता हो जा रहा है। जल्दी से मैंने वही बात की एग्रीकल्चर वाली। क्या समस्या ये है कि एग्रीकल्चर जो है वो एकदम से ब्लैक होल बन गया है, कोई उसके बारे में बात नहीं करता, ना मार्केटिंग वाले बात करते हैं। सरकार जो है वो अब शुरू करना है, उसने शुरू किया है, रिटेल करेंगे, एग्रीकल्चर को जोड़ेंगे बाजार से। लुक्रेटिव नहीं है अभी भी एग्रीकल्चर, लुक्रेटिव तो ये जिन लोग हम बात कर रहे हैं 37 करोड़ गरीब, और ये वही लोग हैं जो कि एग्रीकल्चर पर या तो लैंडलेस लेबर है और या जो छोटा किसान है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो बात चल रही है ना कि नवयुवक जो है वो वापस खेती में आ रहा है, वो ट्रेंड नहीं दिखता है। ये दिख रहा है कि जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं वो वापस खेती करना नहीं चाहते हैं, वो नौकरी करना चाहते हैं। तो ल्यूक्रेटिव नहीं है एग्रीकल्चर को, अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। जो कैश क्रॉप और की बात कर रहे हैं वो अभी भी काफ़ी उसको ठीक करने की ज़रूरत है। अभी भी देखिए, आप अगर एग्रीकल्चर का बात करें तो लैंड होल्डिंग की बात करिए फिर आप, और ख़ासतौर से कम अगर वो गेहूं उगाएगा तो वो अपने घर में ही उसके उतना ही होगा, खा लेगा उतना ही के लिए रख लेगा। तो अब ये एक है, इसको थोड़ा और देखने की जरूरत है। मेरे को लगता है कि इस एग्रीकल्चर में और अभी बुनियादी चेंज लाने की ज़रूरत है। और जो पॉलिसी की आप बात कर रहे थे वो उस तरह की पॉलिसी हो जो एक्चुअली फार्मर को बेनिफिट करें, उनकी नीड बेस्ड कुछ बात करें। तो ये इसमें मैं आपको कुछ एक दो ठोस बातें मैं अभी लौट के मैं आता हूँ इसके ऊपर। ये इस पूरे इसके ऊपर हम बात करेंगे कि वास्तव में टारगेटेड क्या जरूरत है। सरकार की स्कीम होती है टारगेट, इसीलिए उससे बात करेंगे। सरकार की स्कीम होती है टारगेटेड योजना, सरकार की चलती है अपनी। हम सिर्फ ये टारगेट करेंगे कि अगर हम रूरल इलाकों की ओर देख रहे हैं, गांव की ओर, तो वहाँ के जो मार्केट हैं उनको पनपने देने के लिए, उनका समावेश होने के लिए पूरे देश के बाज़ार में और दुनिया के बाज़ार में क्या हम कर सकते हैं विशेष रूप से, क्योंकि यही वो एक इलाका है जिसकी वजह से हिंदुस्तान अभी भी पिछड़ा हुआ है। जिसे हम डेवलपिंग कह रहे हैं देश, वो बना हुआ है, जबकि पूरे मुल्क की पर कैपिटा इनकम $1,000 से ऊपर हो गई। अभी कुछ देर में हम फिर हाजिर होते हैं। मनी मंथ में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं देश के रूरल मार्केट के बारे में। मेरा गांव मेरा मार्केट, लेकिन मेरा गांव जो है वो एक सा गांव अब नहीं रह गया है। कुछ गांवों में जो है वो DTH पहुंच गया है, केबल पहुंच गया है, टेलीविज़न पहुंच गया है, और कुछ गांवों में अभी सरकार का राशन की जो दुकान है वो भी नहीं पहुंच पाई है। समस्या सबसे बड़ी यहाँ पर ही है। और इसीलिए अगर पिछले 10 साल को हम उठा करके देखें, जो कि हिंदुस्तान का स्वर्णिम काल है,
अगर हम ग्रोथ की बात करें देश की, तो उसमें हमारी जो एवरेज ग्रोथ है एग्रीकल्चर की वो कभी भी 3% से ऊपर नहीं गई, जबकि देश की जो एवरेज ग्रोथ है वो 7.5% के आसपास में है। ये बड़ी समस्या यहाँ पर आती है। लोखंडे साहब, आपसे ही मैं ये बात करूँगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर जब तक हमारा रिवाइव नहीं होगा, इसमें नई जान नहीं आएगी, तब तक ये मार्केट जिसकी हम बात करते हैं वो भी एक्सपेंड नहीं होगा। उसके लिए क्या किया जा सकता है लॉन्ग रन में? नहीं, देखो, एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो दो गॉड के ऊपर डिपेंड करता है। एक उनका गॉड है रेन गॉड और दूसरा है गवर्नमेंट गॉड। और अभी तीसरी प्रॉब्लम जो एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे बड़ी फेस कर रही है, जहाँ प्रोग्रेसिव फार्मिंग हो रहा है, वो लेबर सेक्टर। आप किसी भी अच्छे प्रोग्रेसिव फार्मर को या जो बड़ा फार्मिंग करता है उसको पूछिएगा कि उसे लेबर मिलता है या नहीं मिलता है, वो 150 रुपये दिन को देने के लिए तैयार है, तो भी वहाँ कोई काम करने के लिए नहीं आ रहा है। सो ये सबसे बड़ी और बड़ी हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। सो अगर हम वाटर मैनेजमेंट अच्छी तरह करते हैं इंडिया में, तो एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, ऐसा मेरा खुद का मानना है जी। ये बाकी सब टेक्निक्स आ गए, सबको अच्छी अच्छी चीजें करनी है। ये बिल्कुल सही बात इन्होंने कही कि महाराष्ट्र के गांवों में 150 रुपये पे आपको लेबर नहीं मिलेगी, और उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में जो है वो लेबर जो है उसके पास में काम करने को नहीं है। ये मिसमैच जो है, कैसे हम उस व्यक्ति को 2 हाथ जो हैं काम करने वाले और पेट है उसका एक, उसको ये मुहैया करवा सकते हैं, क्योंकि आगे चल के वही जो है मल्टीनेशनल कंपनीज का जो है वो मार्केट बनेगा। देखिए, एक तो यही कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बढ़ी है इस पूरे दौरान में, और बहुत सारे जो हमारे लेबर लोग हैं वो इधर अब्जॉर्ब हुए हैं, और एक तो ये वजह है कि इसलिए एग्रीकल्चर के लिए लेबर नहीं मिल रहा है। दूसरा, मेरे को लगता है कि फिर से मैं कहूँगा कि ये ल्यूक्रेटिव नहीं है, इसको ल्यूक्रेटिव बनाने की ज़रूरत है। इसमें कैश क्रॉप को एक तो है कि कैश क्रॉप ले आए, दूसरा है कैश क्रॉप को फिर आप मार्केट से जोड़ें। तो कैश क्रॉप ले भी आए तो मार्केट से उसका लिंक जब तक नहीं होगा, वो जब तक वो नहीं होगा। और अगर आपके पास में इनकम ज़्यादा होगा तो आप लेबर भी ज़्यादा दे करके भी लेबर ले सकते हैं, और उससे ही वो फाइनली होगा, उससे ही वो मार्केट जो है वो अल्टीमेटली जो है वो क्रिएट होगा। ये बिल्कुल साफ बात है कि जब तक हम एग्रीकल्चर सेक्टर को अपने को रिवाइव नहीं करेंगे, उसमें नई जान नहीं डालेंगे, ये रूरल मार्केट वगैरह जो वो रहेगा, कि अगर हिंदुस्तान की आबादी जो है वो 1 अरब 120 करोड़ इस समय जो है, वो कितने भी आगे हो जाए, 20-30 करोड़ लोग हमेशा जो हैं वो उस स्थिति में रहेंगे। बिल्कुल। हिंदुस्तान सिर्फ एक ऐसा मुल्क है, आप देखें पूरे के पूरे एशिया पैसिफिक में, अगर आप फिलीपींस और टर्की को छोड़ दें जहाँ बहुत कम हुई है, जहाँ पर गरीब लोगों की संख्या जो है वो बढ़ी है। इस पूरे इलाके में गरीब लोगों की संख्या कम हुई है, लेकिन सिर्फ हिंदुस्तान में बढ़ी है। तो नंबर्स हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा हैं। जरा ये नौजवान लोग बैठे हुए हैं, इनसे पूछते हैं कि गाँव में जाकर के CEO बनने को कितने लोग राजी हैं? क्यों साहब, आप बताइए, क्या सवाल है आपका? मैं अभी इस पूरी चर्चा में एक बात सुन रहा था कि जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि गांव में प्रोडक्ट्स और पहुंचने चाहिए, नीड बेस्ड प्रोडक्ट पहुंचने चाहिए, लेकिन क्या, चूँकि कश्यप साहब खुद ही एक रूरल मार्केटिंग संस्था चलाते हैं, क्या कुछ ऐसी कंपनियों के नाम बता सकते हैं जो असलियत में गाँव में आय बढ़ाने के लिए कुछ कर रही हैं? क्योंकि आय का सीधा संबंध प्रोडक्ट की परचेजिंग से है। कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो असलियत में इसमें काम कर रही हैं, और अगर कर रही हैं तो क्या उसका कुछ परिणाम हमें देखने को मिलेगा आने वाले भविष्य में? हाँ, जैसे कि ITC है, तो उन्होंने जो चौपाल का पूरा मॉडल खड़ा किया है, 7000 ऐसे चौपाल बनाए हैं। तो उनका सारा मॉडल ही है कि जो किसान की जो प्रोडक्शन है वो उसको उठाते हैं वहाँ से और उनको कैश का पैसा देते हैं, और क्योंकि सारे मिडलमैन हटा दिए तो उसमें जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो भी, उसका बेनिफिट भी कुछ किसान को मिलता है, कुछ कंपनी को मिलता है। तो उससे किसान को बहुत फ़ायदा हुआ है। और ये तो बहुत ही ज़रूरी है कि अगर कंपनीज़ को रूरल मार्केटिंग में अपने आप को जमाना है तो उनको पहले उनकी आमदनी बढ़ानी होगी। उसके लिए उनका रोल एज अ प्रोड्यूसर जो है उसमें उनको अगर मदद करेंगे, तो हिंदुस्तान लीवर है तो उनके अपना एक्सपोर्ट का फैलाव है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, इस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, उसमें अगर वो मदद करेंगे तो जब आमदनी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली उनकी कंपनी के प्रोडक्ट्स की सेल भी, बिक्री ज़्यादा होगी। लोखंडे साहब, यहाँ पर ये तो उन्होंने बात की ITC की, और जो दूसरी बड़ी कंपनियां इसमें हैं, भारतीय वाले इसमें इन्वॉल्व हैं, रिलायंस वाले जो है इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, वो है। लेकिन क्या ऐसा कोई मॉडल हमारे पास में है जो नॉन कॉरपोरेट हो, कोऑपरेटिव हो
कम्युनिटी बेस्ड हो, क्योंकि ज़रूरत ज़्यादा उसकी है। बात करने वाला था कि कोऑपरेटिव जो बहुत अच्छा सक्सेसफुल हुआ है महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में, और जो कि इंडिया के सबसे बड़े 2 स्टेट है। अब देखो, कोऑपरेटिव को हम सिर्फ उसकी डार्कर साइड हमेशा डिस्कस करते हैं, बट अगर एक आप शुगर फैक्ट्री लेते हो तो उसके आगे पीछे 25,000 फैमिलीज को डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट होता है, एंड 25,000 फैमिलीज इज अ बिग, बहुत बड़ा नंबर है ये। तो वो जो कोऑपरेटिव सेक्टर है, अब उस मिल्क में आप देखिएगा, जो गुजरात में बहुत बड़ा सक्सेसफुल हो गया, शुगर में महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में काफ़ी अच्छी तरह सक्सेसफुल हुआ है, कॉटन में महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में काफ़ी अच्छी तरह सक्सेसफुल हुआ है। तो उसको अच्छी तरह बढ़ावा देना पड़ेगा, थोड़ा बहुत फुल प्रूफ बनाना पड़ेगा। मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता कि उसमें पॉलिटिशियंस ही उसका पूरा फायदा उठाते हैं, उसमें मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूं, क्योंकि अगर 25,000 लोग उससे जुड़े हुए हैं तो बेनिफिट तो सभी को जाता है। वो तो हमेशा होता है कि कुछ लोगों को ज़्यादा मिलता है, कुछ लोगों को कम मिलता है, बट अगर कोऑपरेटिव हम इसमें करते हो तो वो जो है फार्मर की पावर भी बढ़ेगी, क्योंकि वो अपना आवाज उठा सकता है। और अगर आईटीसी में हम अगर सोयाबीन के साथ साथ अगर और भी ग्रेन्स जैसे टाइप के प्रोडक्ट अगर उसमें लेना चालू करते हैं तो वो प्रॉस्पेरिटी आने में बहुत ही अच्छा और बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। यहाँ पर एक बात और है, एक और उदाहरण है जो बात कर रहे थे, जैसे अमूल, जो क्वेश्चन आया वो तो है, अमूल तो बहुत ही बड़ा उदाहरण है। पुराना उदाहरण है अमूल, जो शुरू अमूल है या ग्रामीण बैंक है बांग्लादेश का, ग्रामीण बैंक है, सफल है, अमूल का सफल है। मुझे बताइए, हाँ, ये क्या हम उन चीज़ों को यहाँ पे ले सकते हैं? हमने तो ये है कि हिंदुस्तान में जो बड़ा मल्टीनेशनल है वो भी आने को तैयार है, और जो कोऑपरेटिव वाला है वो भी आने को तैयार है। सबको दिखाई देता है 70 करोड़, हाँ 70 करोड़ आदमी दिखाई देता है। हम बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या इसमें ले सकते हैं माइक्रो फाइनेंसिंग के लिए, कोऑपरेटिव्स के लिए, कैसे ले सकते हैं? तो सोशल एंटरप्राइज की जो हम बात करते हैं, तो उसमें जैसे हम कह रहे थे कि अमूल एक बहुत पहले का उदाहरण है, जिसने ये बताया है कि आप बिजनेस भी कर सकते हैं लेकिन साथ में लोगों को कुछ दे सकते हैं, वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो वैसे ही माया ऑर्गेनिक एक है उदाहरण, बेंगलोर बेस्ड है। दूसरी चीज़ है कि जो अनएम्प्लॉयड, जो एजुकेटेड जो यूथ है, जो एक्चुअली एजुकेटेड यूथ है, वो किस तरीके से अपने आप को देखते हैं। वो क्या अपने को देखते हैं कि हम बड़ी कंपनीज़ के सर्विस में जाएंगे, या फिर वो देखते हैं कि हम कुछ कम्युनिटी के लिए कुछ करें, कुछ वैल्यू एड करें, कुछ देखें कि वो कुछ एंटरप्रेन्योरशिप में जाएं। कुछ उदाहरण हैं जो ऑलरेडी शुरू हो गया है, बहुत ज़्यादा नंबर्स में मैं नहीं बोल सकता, लेकिन IIM अहमदाबाद के लोग हैं कुछ जो लीग से हटके जाते हैं, वो ट्राई आउट करते हैं। ये भी हो सकता है कि कुछ 1-2 साल आप करिए, सर्विस करिए, थोड़ा पैसा कमाइए, लेकिन फिर देखिए कि क्या किया जा सकता है। क्योंकि वायबिलिटी जो है वो गांव में रहने की अभी भी बहुत ज़्यादा है। जो शहर में रह करके आपको 15,000 रुपए की नौकरी में जितना आपका स्टैंडर्ड लिविंग का नहीं होगा, 5,000 की नौकरी में गाँव में आपका हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात। आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि कई सारे विलेजेस पे परचेसिंग पावर अपनी रूरल और अर्बन की इक्वल है। कुछ प्रोडक्ट कैटेगरीज में उनका कंजम्पशन अर्बन से भी ज़्यादा है। अभी कुछ वीक पहले मैंने मेरे ऑफिस में एक टर्म सुना रर्बन, कि इसका मतलब रूरल और अर्बन का कुछ एरिया अभी ओवरलैप होना शुरू हो गया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या आगे जाके ये डिमार्केशन ख़त्म हो जाएगा अर्बन और रूरल में? एक मिनट, ये लोखंडे साहब से पूछूंगा। साहब, आपके यहाँ सबसे ज़्यादा वहाँ पर ये हाल है कि आजकल जो है मुंबई में वो कम बिकती है मर्सिडीज, और नासिक में ज़्यादा बिकती है। नहीं, औरंगाबाद में ज्यादा बिकी। अभी 2 महीने पहले औरंगाबाद में 101 मर्सिडीज गाड़ी खरीदी गई औरंगाबाद जैसे गांव में। मींस वो कि मराठवाड़ा है, मराठवाड़ा इज कंपैरेटिवली पुअर इन महाराष्ट्र स्टेट ऑफ दैट 5 रीजन, 5 रीजन में से वो सबसे पुअर रीजन है। इंस्पेक्ट ऑफ दैट उसी एक गांव में एक दिन 101 मर्सिडीज खरीदी गई, और E क्लास, वो भी हाई क्लास। बट मुझे उसके पहले आना है कि जो आप पिछला जो क्वेश्चन आपने पूछा था मुझे, उसमें मुझे बताना है कि काफ़ी अच्छी चीज़ें गांव में हो रही है। ऐसा नहीं है कि मल्टीनेशनली शिफ्ट करना चाहिए, देयर आर लॉट ऑफ थिंग, बहुत अच्छी चीज़ें गांव में हो रही है। अभी मैं खुद का मेरा एग्जांपल एक आपको देता हूँ। और स्मॉल एंटरप्रेन्योर प्रदीप लोखंडे जैसा अगर 3,600 गाँव में कंप्यूटर इंस्टॉल कर सकता है, तो मेरे जैसे 1 लाख प्रदीप लोखंडे इंडिया में है। सो दे कैन चेंज, और वो वहाँ लेके जा सकते हैं वहाँ। सो ये चेंज आ रहा है, वो दिखने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, वो एक दिन में नहीं होगा। इट इज वास्ट एंड स्कैटर्ड, काफी बड़ा है हमारा इंडिया, तो थोड़ा टाइम लगेगा। हम जैसे भी हम ऐसे हमेशा बात करते हैं, अभी हम न्यूयॉर्क से लैंड हुए हैं और हम चाहते हैं कि इंडिया में सब एकदम से अच्छा हो जाए, थोड़ा टाइम लगेगा उसको, और वो टाइम देना सभी का काम है, सभी का काम है।
ठीक, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो अवसर है वो भी बड़ा है, लेकिन चुनौती भी बहुत बड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया लोखंडे साहब हमारे साथ में आने के लिए और बात करने के लिए यहाँ पर। अभी ऐसा नहीं होगा कि आप न्यूयॉर्क से लैंड किए और आपको दिल्ली जो न्यूयॉर्क दिखाई देने लग जाए और दिल्ली से बाहर थोड़ा चले जाए तो शिकागो मिल जाए। हिंदुस्तान को इस समय हर साल एक शिकागो जैसा बड़ा शहर बनाने की ज़रूरत है, अगर हमको अगले 20 साल के अंदर अपने आप को जो परिपक्व अर्थव्यवस्था है वैसा बनना है। तो नहीं, ये मेरी नहीं, ये मैकिन्सी की रिपोर्ट के हिसाब से। अभी कुछ देर में हम फिर हाजिर होते हैं और सवाल लोगों को उठाएंगे। आप देख रहे हैं मनी मंत्र।